हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.8 का बेसिक पार्ट मतलब मीन वैल्यू थ्योरम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर हम बेसिकली दो थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं और दोनों ही थ्योरम्स के जो रिजल्ट हैं उनको हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। अब इस कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम मेनली तीन बातों को कवर करेंगे। फर्स्ट, जो भी दोनों थ्योरम्स हैं उनकी स्टेटमेंट। कोई भी जो थ्योरम होती है उसकी स्टेटमेंट होती है ना, तो उसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा गया पहले उसको अच्छे से समझेंगे। सेकंड पार्ट कि उस कि जो थ्योरम है हमारी उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, या वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में कि थोड़ा सा घबराते हैं। बट ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो, थ्योरम में जो स्टेटमेंट है उसको हमने याद कर लिया, बट उसके पीछे जो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी गई है उसके पीछे जो बेसिक है उसको अच्छे से समझने के लिए कि वो थ्योरम में वो क्या कहना चाह रहे हैं, हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें स्टेटमेंट भी आती है, हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आती है, हम थ्योरम को क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे। अब वो बताने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, अपनी तरफ से करवाऊंगा, ताकि मैं आपको थ्योरम का एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। तो इसलिए आपने आज की वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपने इस बेसिक को अच्छे से समझ लिया तो ये एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। बस इस वीडियो को आपने ध्यान से अच्छे से समझना है। अब देखो, मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर जो फर्स्ट थ्योरम हम पढ़ेंगे वो कौन सी है? रोल्स थ्योरम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे, फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और फिर उसका क्वेश्चंस में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में ना इसकी जो कि स्टेटमेंट लिखी गई है, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिखने की कोशिश की है, ताकि मैंने ना एक्चुअली इसको पॉइंट्स में लिखा है, जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ताकि आपको थोड़ा समझने में ईजी रहे। ठीक, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज, यहाँ पर कैसे कोई फंक्शन की बात हो रही है एफ एक्स की। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसका क्या मतलब होता है कि ए और बी इंक्लूड होते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। अब ओपन इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी इंक्लूड नहीं होते। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, अगर हम जो इंटरवल है इसको अगर हम ए को यहाँ पर फिल करें और बी को भी यहाँ पर फिल करें और उन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। मतलब अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमें एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक पॉइंट। कम से कम एक पॉइंट का क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा भी हमें मिल सकते हैं। मतलब कम से कम हमें एक पॉइंट तो मिलेगा सी, जो ए और बी के बीच में होगा, जो ए और बी के बीच में होगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी का क्या मतलब होता है, हमने अभी लास्ट कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वीडियोस में सीखा था। एफ डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, कि उसका डेरिवेटिव, और उसके डेरिवेटिव में अगर हम सी को फिल करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 0। अब ये आपकी स्टेटमेंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखो आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है, चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपको याद होगा हमने सबसे पहले कंटिन्यूटी को पढ़ा था। एक्सरसाइज पहले उसका बेसिक किया, फिर एक्सरसाइज 5.1 को हमने सॉल्व किया। अब उसके बाद हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक को किया, फिर तब से हम डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव ही कर रहे हैं। अब ये इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें सभी पॉइंट्स की वो बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी की भी बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात कर रहे हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए कंटिन्यूटी की भी और डिफरेंशिएबिलिटी की भी। और इन दोनों वीडियोस का लिंक, कंटिन्यूटी का बेसिक पार्ट और डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक पार्ट, इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब देखो, फिर भी मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। देखो, अगर मुझे कंटिन्यूटी को बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताना हो तो कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी फंक्शन का जो ग्राफ है उसको विदाउट एनी ब्रेक लिख पाएँ। मतलब अगर मैं फंक्शन, कोई भी, जैसे कोई फंक्शन है, अगर उसका मैं ग्राफ, जैसे उसका कोई ग्राफ है, अगर उसको मैं बिना ब्रेक के बना पाऊँ, जैसे इस फंक्शन में कोई भी ब्रेक नहीं है, तो ये कंटिन्यूस है।
ठीक है। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, बट इसको हम क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे कि इसकी जो स्टेटमेंट है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो विदाउट एनी ब्रेक बनेगा, वो मैं आपको आगे जाके क्वेश्चंस में बताऊंगा, वो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब देखो मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में समझाया था, बट आपके लिए एक बार जल्दी से इसको मैं ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि ना कुछ बच्चों को ऐसे होता है कि देखो जब मैंने आपको डेरिवेटिव करवाया था, हम ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्यों करें, क्योंकि इसका क्वेश्चंस में कोई ज़्यादा यूज़ तो नहीं था, बट मैंने आपको तब बताया था कि इसका जो यूज़ है ये आगे जाके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी यूज़ होगा और इस एक्सरसाइज में तो यूज़ होने ही वाला है ये। तो इसलिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने आपको इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है, बट यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि मुझे ये एक्सरसाइज करवानी है, आपको इसका बेसिक पार्ट करवाना है, तो मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, यहाँ पर मैंने कोई सी पॉइंट लिया है, सी और फंक्शन की वैल्यू कितनी है एफ सी, सी प्लस एच फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी सी प्लस एच, सी माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी सी माइनस एच। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए, इसको मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये कुछ ऐसी चीज़ है कि मान लो ये कोई कर्व है, अब ये कोई पॉइंट आर है, ये कोई पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट क्यू है। अब ये पॉइंट कितना है, सी प्लस एच फिल किया तो वैल्यू कितनी आई सी एफ सी प्लस एच। ये पॉइंट कितना है, सी फिल किया तो कितनी वैल्यू आई एफ ऑफ सी। अब ये पॉइंट कितना है, यहाँ पर लिख देता हूँ सी माइनस एच तो एफ ऑफ सी माइनस एच, कुछ ऐसा है। ठीक है। अब देखो उसके बाद मैंने क्या करने की कोशिश की है, उसके बाद मैंने स्लोप ऑफ पी आर निकालने की कोशिश की है। अब आपको पता है कि स्लोप हम कैसे निकालते हैं टू पॉइंट की, आपको सभी को पता होगा y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1। ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें y2 कौन है, मतलब c माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, c माइनस एच x2 माइनस x1। सेम वे से अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं तो इसमें भी सेम होगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है y2 माइनस y1, देखो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। मैं ब्रीफ में जल्दी बता रहा हूँ, जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर आप बेसिक, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप डिटेल में चाहते हो तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो। ठीक है, जो कट हो रहा है वो कट कर दो। ठीक है। अब देखो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एज एच अप्रोचेज टू 0 देन आर अप्रोचेज टू पी, क्यू अप्रोचेज टू पी। इसका क्या मतलब है, देखो ये सी प्लस एच है ना, अगर अप्रोचेज टू 0, अगर ये जो h है ये 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये 0 के बहुत पास है, तो ये जो c प्लस एच है ना, ये ऑलमोस्ट c के पास चला जाएगा, क्योंकि h तो 0 के पास जा रहा है, तो c प्लस एच की वैल्यू c ही रह जाएगी। अब सेम वे से c माइनस एच भी ऐसे ही करेगा, c माइनस एच अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये c के पास चला जाएगा, मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ना, ये p के पास आएंगे, जो मैंने यहाँ पर लिखा है r अप्रोचेज टू p, Q अप्रोचेज टू P, मतलब ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। अगर इसको मैं यहाँ पर बना के दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा होगा कि मान लो ये P पॉइंट है ना, Q भी यहीं पर कहीं पर होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, और R भी यहीं पर कहीं पर होगा। ठीक है। और मैंने यहाँ पर स्लोप्स बनाई थी, इसकी भी स्लोप बनाई थी, इसकी भी स्लोप बनाई थी, और ये इतना पास आ जाएंगे कि इनकी जो स्लोप है ना वो सेम ही आ जाएगी, इतना पास आ जाएंगे, क्यू पी के इतना पास आ जाएगा, आर पी के इतना पास आ जाएगा कि ये जो दोनों स्लोप्स हैं, ये दो स्लोप्स हैं ना यहाँ पर, ये दोनों स्लोप्स अगर देखो मान के चलो ये पॉइंट धीरे धीरे पास आ रहा है इसके, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ पर, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, मतलब ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, एक टेंजेंट बन जाएगी, किस पर, पॉइंट पी पर। यानी कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर देखो मैंने इज इक्वल टू का साइन डाला है, यानी कि अगर स्लोप ऑफ पी आर और स्लोप ऑफ पी क्यू, अगर इसकी और इसकी स्लोप इक्वल आ रही है, मतलब ये इतनी पास आ जाएंगे कि स्लोप्स इक्वल हो जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तभी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। और यहाँ से हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से क्या सीखा था कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट पी इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट पी। मतलब अगर मैं देखो कोई भी कर्व है मान लो ऐसे, और उसका मुझे इस पॉइंट P पर डेरिवेटिव निकालना है, तो वो हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ
टेंजेंट, मतलब वो हमें कि टेंजेंट देता है, मतलब डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। यानी कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से हमने क्या सीखा, देखो डेरिवेटिव करना आपको आता है, बट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से हमने क्या सीखा है कि कोई भी जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो उस कर्व का हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब देखो मेन अपनी थ्योरम पे आते हैं। अब देखो जो मैं इतना मतलब कि आपका फोकस डाल रहा हूँ वहाँ पर कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक पर, वो क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको समझानी है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। वो जस्ट मुझे इसलिए समझानी है क्योंकि ये देखो ये स्टेटमेंट है। आपने स्टेटमेंट से क्या सीखा कि देखो मैंने इसको पॉइंट्स में लिखा है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तब वहाँ पर एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा होगा जिस पर डेरिवेटिव कितना होगा, 0। अब इस स्टेटमेंट को आपने याद रखना है, बट एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से ही पता लगेगी। आपको उसको एग्जाम में कुछ नहीं करना, बट इसको, इस थ्योरम को, इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब हम वही डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम की बात करेंगे, और यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने दो डिफरेंट फंक्शंस लिखे हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और y इज इक्वल टू जी एक्स बी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और दोनों के मैंने दो डिफरेंट ग्राफ्स बनाए हैं। देखो मैं क्यों इतनी एफर्ट्स कर रहा हूँ, देखना इसको बहुत ध्यान से समझना आपने। तो देखना आपको आपकी जो रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है ना, उसकी एक एक बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना है, और आपको एक्सरसाइज की एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने यहाँ पर टाइम लगा लिया। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने दो डिफरेंट फंक्शंस लिखे हैं। सबसे पहले इस फंक्शन की बात करते हैं। अब देखो जो रोल्स थ्योरम का सबसे पहला पॉइंट है, देखो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो, यहाँ से स्टार्ट है, ये ए से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहा है, ये बी तक जा रहा है, और इसमें कोई ब्रेक है नहीं। अगर इसमें कोई ब्रेक नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज्ड इंटरवल ए बी। आपके सामने है, इस पूरे इंटरवल में ए से लेके बी तक कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। विदाउट मतलब पेन को बिना उठाए मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, तो दैट मीन्स हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था डिफरेंशिएबिलिटी का। अब डिफरेंशिएबिलिटी को बताने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ स्लोप्स के बारे में। अब देखो ये स्लोप मैंने लिखी है, आपको पता है स्लोप को हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, m इज इक्वल टू टेन थीटा और m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इन दोनों तरीकों से हम स्लोप को फाइंड कर सकते हैं। थीटा क्या होता है, जो भी लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, वो जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मैंने और बताया, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, देखो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे ठीक है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, 0, कोई एंगल है ही नहीं है, तो tan 0 कितना होगा, 0, मतलब स्लोप क्या होगी उसकी, 0। सेम वे से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो, वो कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, 90 डिग्री, और tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये भी कुछ मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की आपको, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनकी जो स्लोप्स की प्रोडक्ट है वो कितनी होती है, -1। अब ये सभी बातें स्लोप्स के बारे में हमने कहीं ना कहीं लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं, ये जस्ट मैंने आपको रिफ्रेश करने के लिए आपको बताया। अब क्यों बताया, क्योंकि आपको पता है हमने अभी अभी मतलब बेसिक्स वाली, सबसे फर्स्ट बेसिक्स वाली वीडियो में भी सीखा, और मैंने आपको आज की वीडियो में भी बताया कि जो डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो आपके सामने मान लो कि ये आपकी कर्व है, ठीक है, अब देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पर मान लो मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे मतलब कि डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पर मैं टेंजेंट बना सकता हूँ। यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पर मैं टेंजेंट बना सकता हूँ।
ठीक है, ये देखने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, बट एक्चुअल में हम हर एक पॉइंट पर टेंजेंट बना सकते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पर टेंजेंट नहीं बना सकते। अगर मुझे इस पर टेंजेंट खींचनी है तो ये जो टेंजेंट है ये यहाँ पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। यहाँ पर जो भी टेंजेंट होगी वो यहाँ पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर है और डेरिवेटिव अगर मुझे एफ डैश ए ढूंढना है, और एफ डैश ए का क्या मतलब है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पर टेंजेंट। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है, तो कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब यहाँ पर हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, नॉट डिफाइंड, मतलब हमारा डेरिवेटिव यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम वे से एफ डैश बी नॉट डिफाइंड। मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी सभी पॉइंट्स पर देखो, अगर मैं यहाँ पर पास भी कोई पॉइंट लेना चाहूँ तो उस पर भी मतलब कि मैं देखो मेरी डायग्राम इतनी क्लियर नहीं बन रही है, ये ए पॉइंट है ना, यहाँ पर मतलब कि 90 बनेगा। अगर मैं यहाँ पर भी बनाऊँगा ना तो वो कुछ ऐसी बनेगी। मतलब हम हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस कर्व के, सिर्फ ए और बी को छोड़ के। तो मतलब मैं क्या लिखूँगा कि एफ एक्स is differentiable, fx is differentiable at open interval ab। आपको पता है आपकी रोल्स थ्योरम की सेकंड कंडीशन भी यही है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी। ए और बी को छोड़ के सभी पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और हमारा फंक्शन ए और बी को छोड़ के सभी पर डिफरेंशिएबल है। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट्स को लिखना चाहूँ, देखो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, ए कॉमा एफ ए, और ये पॉइंट कितना है, बी कॉमा एफ बी। मतलब मैंने ए फिल किया तो एफ ऑफ ए आंसर आएगा, बी फिल किया तो एफ ऑफ बी आंसर आएगा। और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। ये वाई की वैल्यू होती है ना, ये वाई की वैल्यू होती है ना, क्योंकि देखो ये x होता है, ये हमेशा y होता है। किसी भी पॉइंट में ये x होता है, ये y होता है। इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। विच एम्प्लाइज f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। मतलब हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और अगर हमारी तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c बिटवीन a एंड b। तब वहाँ पर कम से कम हमें एक पॉइंट c ऐसा मिलेगा जहाँ पर क्या होगा, मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, एफ डैश सी का क्या मतलब है, एफ डैश सी का क्या मतलब है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी। ठीक है, अब इसकी स्लोप कितनी है, 0, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी 0। और किसी भी लाइन की स्लोप 0 कब होती है, देखो यहाँ पर स्लोप 0 है, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब अगर हम कोई एक पॉइंट ऐसा ढूंढ लें जहाँ पर यहाँ पर हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के। तो अगर मैं यहाँ पर कोई ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, मान लो इस लाइन का नाम है पी आर, ठीक है, और ये मान लो पॉइंट है, जस्ट मैंने इसका नेम रखना है, कुछ भी रख सकते हो। मान लो इस पॉइंट का नेम है सी, ठीक है, यानी कि चलो इसको लिख लेते हैं सी कॉमा एफ सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है, तो यहाँ पर लिख लो सिंस पी आर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी इज 0। अब स्लोप यहाँ पर क्या है, 0। अगर हमारी स्लोप 0 है दैट मीन्स एफ डैश सी, क्योंकि एफ डैश सी का क्या मतलब है, देखो एफ डैश सी का क्या मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी। आपको मैंने बताया कि डेरिवेटिव एफ डैश सी का क्या मतलब है कि सी पॉइंट पर डेरिवेटिव, और सी पॉइंट पर डेरिवेटिव कितना होगा, 0, क्योंकि डेरिवेटिव अल्टीमेटली हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देयरफॉर वो क्या है, 0। और यही हमें रोल्स थ्योरम में बोला गया। तो ये आपकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। दोबारा से करते हैं एक बार। देखो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस था, कोई गैप नहीं है, डिफरेंशिएबल था ए और बी के बीच में, ए और बी पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर tan 90 बनेगा और tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी इक्वल थे, तो मैंने
जो C है, देखो आप यहाँ पर लिख भी लो कि C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, C A और B के बीच में है, तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिल गया C जिस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब f डैश C क्या है, 0, ठीक है, और यही हमें रोल्स थ्योरम कहती है। अब आपको स्टेटमेंट और अच्छे से समझ भी आएगी और आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी भी होगी। अब एक पॉइंट मुझे आपको और क्लियर करना है, अब उसके लिए मैंने आपको ये ग्राफ बनवाया। आपको याद होगा वहाँ पर लिखा गया है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट C। उसका क्या मतलब है कि कम से कम एक पॉइंट, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब उसको भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखो, अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो gx को, तो ये a से लेके b तक डिफाइन है, ठीक है, और ये क्या है, कंटिन्यूस। आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकती हो, ये पॉइंट है AFA, ये पॉइंट है BFB। मतलब हमारा फंक्शन A से लेके B तक डिफाइन है, इसमें कोई भी गैप नहीं है। मतलब सॉरी, gx लिखेंगे यहाँ पर, gx इज़, कोई फंक्शन का कोई भी नेम हो सकता है ना, gx इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेम वे से डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। अब देखो, ये हमारा फंक्शन है ना, तो आप यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। आप हर जगह टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, बट आप A और इस B पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, tan 90, और tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था। gx is differentiable on open interval AB, ठीक है। अब थर्ड लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखो, मैंने A फिल किया तो f ऑफ A आंसर आया, B फिल किया FB आंसर आया। f A की वैल्यू ये रही, f B की वैल्यू भी ये रही, और दोनों क्या हैं, एक ही लाइन में, मतलब सेम वैल्यू है। तो दैट मीन्स देयरफॉर, सॉरी यहाँ पर ना आप FA मत लिखो, यहाँ पर आप GA लिखो, ये फंक्शन g है हमारा, मैंने गलती से लिख लिया, ठीक है। तो GA इक्वल टू GB, मतलब हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट C बिटवीन A एंड B सच दैट f डैश C इज इक्वल टू 0। मतलब हमें कोई पॉइंट C कम से कम एक ऐसा मिलेगा जहाँ पर जो हमारी लाइन है वो क्या होनी चाहिए। देखो, मैंने आपको बताया था स्लोप डेरिवेटिव 0 कब होगा, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगी। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 कब होगी, जब वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है C1 GC1, ठीक है। अगर आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। इसका नाम आप ऐसा करो AB रख लो, ठीक है। सेम वे से यहाँ पर एक पॉइंट रख लो CD, ठीक, और इसका नेम भी रख लो C2, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, C2 GC2, ठीक है। तो यानी कि ध्यान से देखो, सिंस AB एंड CD both are parallel to x axis, therefore slope of tangent at C1 and C2 is 0। इन दोनों पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, 0 होगी। ये पैरेलल टू x एक्सिस हैं, क्योंकि इनमें x एक्सिस के साथ कोई एंगल बन ही नहीं रहा। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, g डैश C1 इज इक्वल टू 0, g डैश C2 इज इक्वल टू 0। और देख लो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है, वेयर C1 C2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ये दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच में है। तो यही तो मुझे आपको समझाना था। देखो, अब दोबारा से बोलता हूँ, रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी या जी ऑफ ए जी ऑफ बी इक्वल है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तब उनके अंदर ए और बी के अंदर एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा 0, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी 0। यहाँ पर हमने सेम एक सिंगल पॉइंट से किया, यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट से करवाया।
मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं। आई होप, देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं स्टेटमेंट की एक एक बात को आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करने का यही फ़ायदा है कि आप क्वेश्चन को विजुलाइज कर पाओ। आपके सामने ये कंटिन्यूस है, आपके सामने हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, सिर्फ ए और बी पर नहीं हो रही, यहाँ पर लिखा गया है। आपके सामने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है। आपके सामने जो मैंने यहाँ पर लिखा था, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी स्लोप कितनी होती है, 0, और पी आर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देयरफॉर इसकी टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, 0, देयरफॉर इस पॉइंट पर डेरिवेटिव कितना होगा, 0। तो यही बात मुझे आपको समझानी थी। अब देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ रोल्स थ्योरम इन क्वेश्चंस। मतलब रोल्स थ्योरम की हमने स्टेटमेंट अच्छे से सीख ली, उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी सीख ली, बट उसको हम क्वेश्चंस में यूज़ कैसे करेंगे ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो कुछ बच्चों को ये होता है कि सर वहाँ पर आपने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता दिया कि ये इसका ग्राफ है, ये कंटिन्यूस है क्योंकि इसमें कोई ब्रेक नहीं है, बट हम हर बार किसी क्वेश्चन का ग्राफ कैसे बना के देखेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी में आपने बता दिया कि यहाँ पर एंगल जो है वो 90 बन रहा है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं मैं बना सकता क्योंकि एंगल कितना है 90, तो वो नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सभी पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए ना बहुत सिंपल सा एक फंडा है। ये जो मेथड है ना इस सब पर अप्लाई होगा, सिर्फ स्पेशल फंक्शंस को छोड़ के। जैसे आपको याद होगा हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी पढ़ा है, मॉडुलस फंक्शन भी पढ़ा है, तो उन फंक्शंस को छोड़ के बाकी सभी तरह के फंक्शंस पर ये मेथड अप्लाई हो सकता है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो आपको पता है मैथमेटिक्स में सिर्फ दो ही चीज़ें नॉट डिफाइंड होती हैं, एक समथिंग अपॉन 0, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और दूसरा इसको ना ऐसे लिख लो इवन रूट। इवन रूट का मतलब 1/2 पावर 1/4 1/6 1/8, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू, ये भी क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो मैथमेटिक्स में सिर्फ दो ही चीज़ें नॉट डिफाइंड होती हैं और आपने सिर्फ इन दो बातों का ही ध्यान रखना है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली उसको मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो वो बोल रहे हैं एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू फंक्शन x² - x - 12 इन, ये इंटरवल दिया हुआ है। वो कह रहे हैं चेक करो कि रोल्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो रही है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है फंक्शन को लिख लो, fx इज इक्वल टू x² - x - 12, और ये कौन से इंटरवल पर है, -3, -4 से लेके 4 तक ये फंक्शन हमारा डिफाइन है, ठीक। अब सबसे पहली कंडीशन, ये कंटिन्यूस है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, fx इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -3, बिकॉज, यहाँ पर आप बिकॉज भी लिख लो, इसके बहुत सारे रीज़न है, यहाँ पर लिख लो बिकॉज fx इज पॉलिनोमियल। और मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने कॉन्टिन्यूटी की थी, चलो एक बार लिख लेता हूँ, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। मान लो ये आपको एक्सप्लेनेशन याद नहीं है, तो देखो आपने क्या करना है, आपको पता है, देखो x² - x - 12, तो बेसिकली देखो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी का मतलब है कि फंक्शन में कहीं पर भी ब्रेक ना हो। तो मुझे -3 से लेके 4 तक यहाँ पर वैल्यूज फिल करनी है और सभी में हमारा फंक्शन डिफाइंड है। बट अगर आप ये सोचो, मान लो कि आपके सामने कुछ ऐसा फंक्शन हो, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1/x - 1, और वो बोल रहे हैं कि इंटरवल कितना 1 to 4। देखो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो ऐसा कोई फंक्शन है और हमें उसकी कंटिन्यूटी इस पर चेक करनी है, तो क्लियरली ये 1 पर कंटिन्यूस नहीं है। देखो यहाँ पर 1 को अगर मैं फिल करूँगा तो ये क्या बनेगा, 1/0, वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये जस्ट मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप रफ में ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो आप देखो आपके सामने ये फंक्शन है, आपने देखा कि इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, तो मतलब ये हमारी कंडीशन पास है। आपने देखा कि आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी अंडर रूट भी नहीं है। अब अंडर रूट वाली एग्जांपल भी आपको देके समझा देता हूँ। अब देखो, अब आप मेरे को बताओ, अगर ये फंक्शन हो
ये कहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। अगर इसमें मैं 2 से छोटे नंबर फिल करूँगा, अगर यहाँ पर मैं x इज़ इक्वल टू 1 फिल करूँगा तो कितना आंसर आएगा, नेगेटिव, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव, वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। मतलब आपने हमेशा बस यही चेक करना है। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी डिनोमिनेटर नहीं है और यहाँ इवन रूट नहीं है तो आपका फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस। ये जस्ट मैं उन फंक्शंस के लिए स्पेशल फंक्शंस को छोड़ के बोल रहा हूँ, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, उनको छोड़ के आप सभी पर ये रूल अप्लाई कर सकते हो, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अब सेकंड कंडीशन, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स, ठीक है। चलो ऐसा नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो कि मुझे डेरिवेटिव करना है डी एफ एक्स और मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 को, ठीक है। विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स कितना आ गया, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x, आप सभी को पता है x का डेरिवेटिव 1 और 12 का 0, तो यानी कि मेरे पास f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x माइनस 1। अब यहाँ पर भी हम सेम वही कंडीशन लगाएंगे। आप बस ये देखो, आपका जो भी डेरिवेटिव आ गया, आपका डेरिवेटिव कितना आया 2x माइनस 1, आपका डेरिवेटिव कितना आया 2x माइनस 1। आप देखो कि आपके फंक्शन में, आपके डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर है नहीं, आपके डेरिवेटिव में अंडर रूट है नहीं, तो दैट मीन्स आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। देयरफॉर एफ डैश एक्स, या ऐसे मत लिखो, इसको एफ एक्स लिखो, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -3,4। देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर से दोबारा से बताता हूँ। देखो एफ डैश एक्स भी तो कोई फंक्शन है ना, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊँ, चलो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर 2/5। मान लो इस पर हमें रोल्स थ्योरम चेक करनी है, तो और इंटरवल कितना है इसका इंटरवल है 0 to 3, ठीक है। अब देखो आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी डिनोमिनेटर है नहीं, क्या आपके क्वेश्चन में मतलब 1/5 है, इवन रूट नहीं है, आपके क्वेश्चन में इवन रूट नहीं है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 1 की पावर 1/5 उसकी पावर 2। मतलब आपके क्वेश्चन में ना तो मतलब कि डिनोमिनेटर ना ही इवन रूट है, मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना जरा, एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है, x माइनस 1। ध्यान से समझना प्लीज़, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। x माइनस 1 यहाँ पर कितना रह जाएगा, -3/5, 2 - 5 -3/5। x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, तो यहाँ पर 1 रह गया, यानी कि मेरे पास अल्टीमेटली कुछ ऐसा बच गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आप मेरे को बताओ हमारा इंटरवल कौन सा है, 0 to 3। अगर यहाँ पर मैं फंक्शन में 1 वैल्यू फिल कर दूँ, मतलब यहाँ पर अगर मैं 1 फिल कर दूँ तो क्या होगा, सॉरी 1 - 1 की पावर 3/5, 0 मतलब 2/0, मतलब नॉट डिफाइंड। मतलब एफ डैश एक्स इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1, मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में आपको मैं ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि मैं ये टॉपिक आपको इस वे से करवा रहा हूँ ताकि आप सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के बाहर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसको भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चाहता तो मैं भी बता सकता हूँ आपको कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस भी होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल भी होता है, और आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग ही सारे क्वेश्चंस हैं। बट मैंने आपको इस तरह से करवाया जैसे मैंने आपको अभी करवाया x माइनस 1 की पावर 2/5, और ये क्लियरली पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसको आप इसकी आप कंटिन्यूटी फिर कैसे चेक करोगे, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे, तो इसलिए मैंने आपको वो मेथड दिया है कि समथिंग अपॉन 0 वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और इवन रूट के अंदर नेगेटिव वो भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको एनसीईआरटी तो क्या, इससे बाहर भी अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसको भी आप बड़े ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। मतलब आपने कभी भी कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, मतलब कि आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी डिनोमिनेटर नहीं है, इवन रूट नहीं है, वो कंटिन्यूस है,
डेरिवेटिव करके देखना है। डेरिवेटिव मैंने करके देखा यहाँ पर, जब मैंने डेरिवेटिव किया तो वो भी फंक्शन में, देखो इस फंक्शन में भी हमारे कहीं पर भी डिनोमिनेटर नहीं है, कहीं पर भी इवन रूट नहीं है, मतलब ये भी हमारा डिफरेंशिएबल है जो भी इंटरवल है उसके ओपन इंटरवल में। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन है हमारी, उसको भी चेक कर लेते हैं। देखो अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो बुक वाले क्या करते हैं, सीधा लिख देते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल या दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, बट आपको रीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ -3 चेक करो पहले, आपको पता है एफ एक्स की वैल्यू कितनी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो एफ ऑफ -3 कितना होगा, -3 का स्क्वायर, जहाँ पर भी एक्स है -3 फिल कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 9, ये +3 -12, तो कितना आएगा 0। सेम वे से एफ ऑफ 4 का स्क्वायर -4 -12, 4 का स्क्वायर 16 -4 -12, तो कितना आएगा 12 -12 कितना आ गया 0। तो एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी, मतलब रोल्स थ्योरम की हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर आप लिख दो देयरफॉर ऑल conditions of Rolle's theorem are satisfied. Therefore, there is at least one point C बिलोंग्स टू, किसके बीच में होगा, -3 और 4 के बीच में, आपको पता है, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। और आपने एफ डैश सी पहले ही कैलकुलेट किया होगा, एफ डैश एक्स ये रहा ना, तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी होगी 2, एक्स की जगह पर c -1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2c इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1/2। और 1/2 जो है आप चेक भी कर सकते हो, वो -3 और 4 के बीच में ही है। तो यानी कि हमें एक पॉइंट ऐसा मिल गया c इज इक्वल टू 1/2 जहाँ पर उसका डेरिवेटिव कितना होगा 0, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी होगी 0। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में एग्जैक्टली सेम ऐसे ही करना है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है, फिर वो डिफरेंशिएबल चेक किया, वो दोनों कंडीशन चेक की, एफ ऑफ -3 एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन अगर हम तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट सी। अब यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव कर चुका हूँ तो उसको दोबारा नहीं करूँगा, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने एक्स की जगह पर सी लिखा, तो सी की वैल्यू कितनी 1/2, और वो हमेशा -3 और 4 के बीच में ही होगा। आपके सामने ही है, हमारे पास एक ही पॉइंट आया। तो इस तरह से हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और देखो अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अगर आप बुक में देखोगे या कहीं पर भी ऑनलाइन चेक करोगे, वो क्या बोल रहे हैं, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, बट रीज़न कोई नहीं बता रहा। रीज़न मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप हमेशा इस बात का ध्यान रखोगे कि हमारे क्वेश्चन में समथिंग अपॉन 0 ना हो और इवन रूट ना हो। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो रोल्स थ्योरम के बाद सेकंड थ्योरम की बात करते हैं। अब सेकंड थ्योरम का क्या नेम है, मीन वैल्यू थ्योरम, और कुछ बुक्स में इसका नेम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी लिखा गया है। तो आप जो मर्जी कर लो, मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कुछ बुक्स में लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी इसका नेम लिखा गया है, तो मैंने आपको बता दिया। इसको लैग्रांज भी बोलते हैं, लैग्रांजेस भी बोलते हैं, चलो मुझे नहीं पता, बट मैंने आपको बता दिया कि इसका एक अदर नेम भी है। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट को बढ़ते हैं। इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज़, अब इसमें भी मैंने आपको एनसीईआरटी से थोड़ा डिफरेंट लिखने की कोशिश की है ताकि आपको मैं पॉइंट्स में बता पाऊँ। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो रोल्स थ्योरम में 3 पॉइंट्स थे और इसमें दो ही पॉइंट्स हैं। मतलब एक्चुअल में अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि ये रोल्स थ्योरम की एक्सटेंशन है। कैसे कि इसमें 2 पॉइंट से ही हमारी बात बन जाती है। देखो कैसे, इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, जैसे आपको मैंने वहाँ पर बताया था, क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब है कि x a और b के बीच में है, a और b भी हो सकता है। सेम वे से डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब
डिफरेंशिएबल हो। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि x और a और b के बीच में ही हो, बस। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c, तब वहाँ पर कम से कम एक पॉइंट c हमें a और b के बीच में ऐसा मिलेगा सच दैट f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। वहाँ पर क्या था, तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो थ्योरम है ये रोल्स थ्योरम की एक्सटेंशन है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर दो कंडीशंस है ना, और रोल्स थ्योरम में कितनी है, तीन कंडीशन, मतलब पहली दोनों कंडीशन सेम है। और तीसरी कंडीशन रोल्स थ्योरम में क्या होती है, तीसरी कंडीशन क्या होती है कि f ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b, यही होती है ना। तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि f डैश c इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखो, अगर आप उसको भूल जाओ एक बार के लिए, इस मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को याद रखो, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल। तो f डैश c कितना है, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a, ठीक है। और अगर बाय चांस f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर कितना आएगा, 0, मतलब 0 आ गया। तो f डैश c खुद ब खुद कितना बन गया, 0। तो यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम से हम रोल्स थ्योरम को भी मतलब कि सेटिस्फाई कर सकते हैं। कैसे, आपके सामने ही है। ये जो कंडीशन है मीन वैल्यू थ्योरम की, अगर इसमें दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी तो f डैश c कितना बन जाएगा, 0, जो रोल्स थ्योरम की मतलब की स्टेटमेंट है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रोल्स थ्योरम की एक्सटेंशन। अब देखो, इस स्टेटमेंट को और भी अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैंने इस थ्योरम की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिखी है, और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी, यानी फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और फंक्शन कुछ इस तरह से मैंने लिया है कि उनकी a और b की वैल्यू सेम नहीं आएगी। मतलब जैसे रोल्स थ्योरम में था ना f ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b, तो मैंने जानबूझ के ऐसा फंक्शन लिया जिसमें सिर्फ दो ही कंडीशन सेटिस्फाई हों, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूस। अब देखो, फंक्शन हमारा a से लेके b तक डिफाइन है और इसमें कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट कंडीशन कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या चेक करेंगे, आपको पता है इसमें दो ही कंडीशंस हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबिलिटी मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया कि जैसे मान लो ये आपका मतलब कि मान लो ये आपकी मतलब वो ग्राफ है फंक्शन का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, 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 यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। मतलब मैं A से लेके B के बीच में कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। कहीं पर भी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर मैं टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकता। मतलब मैं सभी जगह पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया, और वैसे भी हमने रोल्स थ्योरम में भी इसको अच्छे से समझा था। तो लिख लो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल भी है ऑन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ए और बी के बीच में ये डिफरेंशिएबल है। तो इस थ्योरम की दो ही कंडीशन है, तो वो थ्योरम क्या कहती है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए और बी के बीच में सी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड बी माइनस ए। अब देखो, इसको समझाने के लिए देखो, अब आपको पता है एफ डैश सी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी, ठीक है, ये आपको पता है ना। अब देखो, यहाँ पर मैं दो रिजल्ट यूज़ करूँगा। अब सबसे पहले देखो, इस ना इन पॉइंट्स को लिख लो आप। ये पॉइंट कौन सा है, इसमें b वैल्यू फिल की तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, एफ बी। अब इसमें मैंने a फिल किया तो मेरे पास कितना आएगा, एफ ऑफ a, ठीक है। आपको ना मैंने बताया था कि स्लोप के बारे में मतलब जितनी मैं इन्फो दे सकता था आपको देने की कोशिश की है। आपको पता है स्लोप को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मुझे ए बी की स्लोप फाइंड करनी हो, स्लोप ऑफ ए बी, तो कितनी आएगी, y2 माइनस y1। देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये मैंने स्लोप निकाल ली, स्लोप ऑफ ए बी। अब देखो, ये जो यानी कि ये भी क्या है, स्लोप है। और हमारी मीन वैल्यू थ्योरम कहती क्या है कि देखो एफ डैश सी
ये भी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी। ये भी एक स्लोप है और ये भी एक आपके सामने क्या है, स्लोप। तो वो क्या कहती है कि ये दोनों स्लोप्स आपस में क्या होंगी, इक्वल। मतलब हमें एक सी पॉइंट ऐसा मिलेगा ए और बी के बीच में जो इसके मतलब जिसकी स्लोप इसके इक्वल आएगी। वो ये कहना चाह रहे हैं जिसका डेरिवेटिव इसके इक्वल आएगा, मतलब जिसकी स्लोप, क्योंकि डेरिवेटिव क्या मतलब होता है, उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका क्या मतलब है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये भी क्या है, एक स्लोप है। अब देखो आपको बताया इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, मैंने को बताया था इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो मतलब अगर मैं इस लाइन ए बी के कोई लाइन पैरेलल मैं ढूंढने की कोशिश करूं तो वो एक ये वाली लाइन मिलेगी मेरे को। अब ये जो लाइन है इसको एक नाम दे देते हैं हम, ठीक है, सी डी। और ये जो पॉइंट है ये आप मान के चलो कौन सा है, सी, मतलब सी कॉमा एफ सी। तो आप यहां पर लिख सकते हो सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी देयरफॉर देयर स्लोप्स आर इक्वल। और स्लोप ऑफ ए बी आपको पता ही है, आप यहाँ पर लिख लो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, ठीक है। और स्लोप ऑफ ए बी आपको पता ही है कौन सी है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू, और ये मैंने आपको बताया था कि एफ डैश सी, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, मतलब ये भी तो एक स्लोप है ना। तो सी डी की स्लोप क्या होगी, एफ डैश सी। तो यही तो हमें प्रूव करना था, मतलब यही तो हमारा जो मीन वैल्यू थ्योरम है यही तो हमें कह रही है कि अगर देखो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल हो तो हमें एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जो इसके हमेशा क्या होगा, पैरेलल। इसका मतलब एक्चुअल में यही है जो यहाँ पर लिखा गया है। देखो आप स्टेटमेंट को याद भी कर सकते हो, जो यहाँ पर लिखा गया है उसका एक्चुअल में मतलब ये है कि ये भी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और ये भी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और इन दोनों की स्लोप्स क्या हैं, इक्वल। और स्लोप्स इक्वल होने के लिए लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो मैंने वही यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अब सेम वे से यहाँ पर एटलीस्ट 1 पॉइंट की बात हो रही है तो उसको भी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर देता हूँ। अब देखो आपको एटलीस्ट 1 पॉइंट सी वाला पॉइंट क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक और फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू जी एक्स बी, यानी फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जानबूझ के ऐसा फंक्शन लेने की कोशिश की है जिसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल ना हो, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, कंटिन्यूस की। और आपको बताया कि इस फंक्शन में ए से लेके बी तक कोई भी ब्रेक नहीं है, तो जी एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। इस फंक्शन को भी अगर आप रफ में ड्रॉ करके देखो तो ये कुछ ऐसा है। तो सभी जगह पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स ये जो हमारी मतलब कि ये हमारा फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल भी है। तो जी एक्स इज़ डिफरेंशिएबल, क्योंकि आपको पता है ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव। तो जी एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और हमारी दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी सच दैट, मतलब जो ए और बी के बीच में हो, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अब उसको क्लियर करने के लिए देखो यहाँ पॉइंट्स लिख लो पहले। अब बी पॉइंट आपको पता है, अगर बी भरूंगा तो कितना आंसर आएगा, जी बी। अगर मैं यहाँ पर ए फिल करूँगा तो कितना आंसर आएगा, जी ए। अब ऐसा करो, इसको ना इसके साथ मीट कर लो, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। और वो मैंने आपको बताया था कि हमें 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1, ये y2 है ये y1 है, x2 माइनस x1। तो ये मैंने स्लोप ऑफ ए बी निकाल ली। अब हमें ये चेक करना है कि इसके पैरेलल और कौन कौन सी लाइंस हैं। देखो जैसे ये वाली लाइन,
ध्यान से देखना, ये पैरेलल है। ऐसा करो, इसको नेम आप सी डी दे दो, ठीक है। अब ये पॉइंट मान लो, ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, सी जी सी, यहाँ पर जी है ना, ठीक है, और ये इसकी पैरेलल है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सी डी, इसको हम कैसे लिखेंगे, जी डैश सी, क्योंकि जी डैश सी का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव एट पॉइंट सी, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट मतलब सी, मतलब सी डी जो है ये मतलब कि ये टेंजेंट है और इसकी स्लोप कितनी है वो बता दी, जी डैश सी। अब सेम वे से इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन भी है, अब उस लाइन को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब उस लाइन का नेम रख लो आप ई और एफ, ठीक है। अब मान लो ये कोई पॉइंट रख लो, ऐसा करो, चलो इसको ना C1 कर लो, इसको C1 कर लो, GC1 GC1, ठीक है। अब इसका नेम हम C2 रख लेते हैं, तो C2 GC2, ठीक है। तो मतलब हमें एक पॉइंट और मिल गया, तो स्लोप ऑफ EF, तो इसको कैसे लिखेंगे, G डैश C2। तो मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि जो देखो, सिंस यहाँ पर लिख लो, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, तो CD की स्लोप कितनी है, G डैश C1, और AB की स्लोप कितनी है आपके सामने है, GB माइनस GA अपॉन B माइनस A। आल्सो AB जो है वो पैरेलल है EF के, तो देयरफॉर EF की स्लोप कितनी है, G डैश C2, और AB की स्लोप कितनी है, GB माइनस GA अपॉन B माइनस A। अब इन दोनों पॉइंट्स को लिखने का मेरा क्या मतलब है, देखो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल में, यहाँ पर डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, तो वहाँ पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो इस GB माइनस GA अपॉन B माइनस A के इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट है। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ये भी एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और G डैश C वो भी एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, G डैश C2 ये भी एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल, तो मैंने वही लिखा है। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो G डैश C1 इज इक्वल टू दिस, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं तो G डैश C2 भी इसके इक्वल है। तो मतलब हमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट थी मीन वैल्यू थ्योरम की, इसको मैंने आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि आपको मैं थ्योरम की एक एक बात क्लियर कर पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि मीन वैल्यू थ्योरम को भी हम क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे। अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट पार्ट है कि हम मीन वैल्यू थ्योरम को क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से एक ऐसी एग्जांपल ली है, इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमें इसको क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी ना। तो देखो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 2,4। अब आप पूछोगे कि सर आपने कंटिन्यूस कैसे बता दिया। अब देखो मैंने आपको 2 पॉइंट्स दिए थे, समथिंग अपॉन 0 और इवन रूट। अब आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी डिनोमिनेटर तो नहीं है, बट इवन रूट है। और इवन रूट कैसा है, देखो इवन रूट कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखो हमारा इंटरवल कौन सा, 2 to 4, अगर यहाँ पर मैं 2 फिल करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 0, जस्टिफाइड है। 3 फिल करूँगा, मतलब जस्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो 9 माइनस 4 मतलब पॉजिटिव आंसर ही आएगा अंडर रूट के अंदर। 4 फिल करूँगा तो भी पॉजिटिव आंसर ही आएगा। अगर मैं 2 से छोटी वैल्यू फिल करके देखूँ यहाँ पर, ठीक है, जैसे 1, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब अगर ये क्वेश्चन हमारा ऐसे होता
कि मुझे इस इंटरवल पर चेक करना है, तो ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता, क्योंकि 1 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होना था, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है। बट क्योंकि ये इंटरवल हमारा जस्टिफाइड है, इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव आंसर ही बन रहा है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है। अब सेम वे से डेरिवेटिव में मैंने आपको क्या सिखाया था कि हमें क्या करना है, डेरिवेटिव df(x) अपॉन dx मतलब f'(x), तो इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, किसका, x² माइनस 4 की पावर 1/2 का। और आपको डेरिवेटिव करना अच्छे से आता है, पहले पावर सॉल्व होगी, फंक्शन वैसे ही और एक पावर कम, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है हमारा, x² माइनस 4। ये जो भी डेरिवेटिव आप यहाँ पर कर रहे हो ना, ये आपको आगे जाके काम ही आएगा। ठीक है, तो f'(x) इज इक्वल टू 1/2 x² माइनस 4, यहाँ पर कितना आएगा, -1/2। 1/2 माइनस 1 -1/2। अब देखो मुझे डेरिवेटिव करना है, यहाँ पावर नहीं है ना, तो फंक्शन मतलब फंक्शन कौन है, x² और डेरिवेटिव किसका करना है मुझे, 4 का। अब x² का 2x है, 4 का 0, तो 2x माइनस 0। तो यानी कि मेरे पास f'(x) कितना आ गया, 1/2। अब इसको ना आप नीचे लिख लो, x² माइनस 4 की पावर 1/2। x की पावर -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो सेम यहाँ पर -1/2, तो इसको मैंने नीचे कर दी, तो ये प्लस बन गया, और ऊपर कितना रहेगा यहाँ पर 2x। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर दो। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास फाइनल डेरिवेटिव का आंसर कितना आ गया, x अपॉन x² माइनस 4 अंडर रूट। ठीक है। अब देखो मुझे किस में चेक करना है, अब फिर से वही बात, अब हमारे क्वेश्चन में देखो फिर से ये चेक करेंगे, अब हमारे क्वेश्चन में रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है, और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं बनना चाहिए, ना नेगेटिव, और हमारा इंटरवल कौन सा है, 2 to 4, ओपन इंटरवल 2 to। अगर यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर अगर मैं 2 फिल कर दूँ इसमें x अपॉन, ध्यान से समझना मेरी बात, कंफ्यूज मत होना, अगर मैं 2 फिल कर दूँ कितना बन जाएगा, 2/0, नॉट डिफाइंड। बट हमें डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पर चेक करनी है, ओपन इंटरवल में, और ओपन इंटरवल में ना तो 2 आएगा और ना ही 4 से हमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 और 4 नहीं आएंगे, 2 और 4 के बीच में नंबर आएंगे, और 2 और 4 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उनमें ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, ना ये कभी नेगेटिव बनेगा। तो क्लियरली देखो इसका यही फ़ायदा है, आप मतलब सेकंड्स में चेक कर सकते हो कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। बुक में सीधा लिखा गया है दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्लियरली f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2,4। तो अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस भी है, देयरफॉर आवर बोथ conditions of mean value theorem is satisfied। ठीक है, और अगर ये सेटिस्फाई हो गई हैं, therefore there exist at least one point C belongs to open interval 2,4, जो A 2 और 4 के बीच में होगा, such that f'(c) is equal to f of b। b कितना है हमारा 4, f of a मतलब f of 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2। ठीक है, अब f'(c) की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, f'(x) कितना है, x अपॉन x² माइनस 4 अंडर रूट, तो f'(c) कितना होगा, c अपॉन c² माइनस 4। ठीक है, अब सेम वे से f of 4, अब इसको भी हम रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो f(x) की वैल्यू कितनी है हमारी, x² माइनस 4, तो f of 4 की कितनी होगी, 4² माइनस 4 √12, तो यहाँ पर कितना आएगा, √12 माइनस f of 2 का स्क्वायर माइनस 4 कितना आएगा 0, 4 माइनस 2 कितना होगा 2। ठीक है, जो यानी कि मेरे पास c अपॉन
सी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ गई, √12/2। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो मुझे c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप जिस तरह से मर्जी कर सकते हो। मैं क्या करने वाला हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इससे ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। आप जैसे मर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऊपर कितना आएगा सी स्क्वायर, अब नीचे अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा सी स्क्वायर माइनस 4, √12 का स्क्वायर 12, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको आप कट कर दो तो कितना आएगा 4 3 12, विच एम्प्लाइज सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना आएगा सी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c स्क्वायर, 3 4 12। अब 12 को आप इधर ले जाओ, 3c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, विच एम्प्लाइज 12 इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, विच एम्प्लाइज 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 12, विच एम्प्लाइज c स्क्वायर इज इक्वल टू 12/2। तो ये कट कर दो 6, तो यानी कि हमारी c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 6, विच एम्प्लाइज c कितना आ गया। यहाँ पर 2 आंसर आएंगे बट मैं एक ही वैल्यू रखूँगा। अब एक ही वैल्यू मुझे क्यों रखनी है, क्योंकि मुझे अपने इंटरवल के बीच में ही रहना है। देखो इसके 2 आंसर आ सकते हैं, प्लस माइनस √6। अब जो माइनस √6 है वो हमारे इंटरवल से बाहर है, माइनस √6 जो है वो हमारे इंटरवल से बाहर है, 2 और 4 के बीच में नहीं है, मतलब 2 और 4 के बीच में होना चाहिए, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगी, ठीक है। और इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। आपको ये भी बात पता लगी कि आपके 2 आंसर आ सकते हैं बट वो आंसर आपकी रेंज में होना चाहिए, आपके इंटरवल में होना चाहिए। बट जो √6 है, √6 c इज इक्वल टू √6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,4। तो यानी कि हमें एक c पॉइंट ऐसा मिल गया √6 जिस पर मतलब कि f' कितना होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a के इक्वल। तो इस तरह से हम मीन वैल्यू थ्योरम को क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने देखो थोड़ा सा समअप करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको रोल्स थ्योरम बताई, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, उसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, उसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पर मैंने नई बात क्या बताई है कि हम हमेशा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इस तरह से चेक करेंगे, समथिंग अपॉन 0, इवन रूट के अंदर नेगेटिव, ये दोनों वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। और ये किस पर एप्लीकेबल होगा, सभी पर एप्लीकेबल होगा, सिर्फ स्पेशल फंक्शंस को छोड़ के, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शंस या ऐसे कोई भी फंक्शन, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर कर दूंगा। और जो मैंने आपको लेवल करवाया ना क्वेश्चन का, ये बहुत अच्छा लेवल है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने इस वीडियो पर अच्छे से टाइम लगा लिया ना तो बिलीव मी आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो लेवल मैंने आपको यहाँ पर करवाया है उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, वो सभी क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं हमारे लिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा बेसिक्स पर रहा करो। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।